दिनेश बावरा, प्लीज एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दिनेश बावरा जी के लिए। आज दिनेश बावरा भाई पूरी दुनिया में अपनी हास्य व्यंग कविताओं के जरिए इस हिंदुस्तान का मान बढ़ा रहे हैं। कोई न्यूज चैनल हो, कोई बड़ा महोत्सव हो, कोई बड़ा काव्य का कार्यक्रम हो, अगर हास्य व्यंग की बात होती है तो आपके अपने बहुत प्रिय दिनेश बावरा होते हैं, जो देश में भी और देश के बाहर भी कविता का परचम थाम करके आप लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं। मुंबई से खास हम लोगों के लिए इस कार्यक्रम में पधारे हैं भाई दिनेश बावरा। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय हिमांशु जी को और उनके पूरी टीम को। एके इंफ्रा जब पहली बार मेरे ऑफिस में फ़ोन गया तो मुझे अच्छा लगा ये जान करके कि इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आज मैं ताली एक बात पर पहले मांग लेना चाहता हूँ। यहाँ बिहार के लोग भी बैठे हैं, आप प्रयाग उत्तर प्रदेश के, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी महाराष्ट्र रहती है, मुंबई रहती है, लेकिन मुंबई में इस समय भाषा के नाम पर उत्तर प्रदेश के गरीब तबके से जो व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात, वो बहुत आपत्तिजनक है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम उत्तर प्रदेश में मराठी कोचिंग तो खोल ही सकते हैं। आप इतनी तालियां बजाइए कि सरकार हरकत में आए और वहां सरकार से बात करे कि ऐसा हमारे साथ व्यवहार न किया जाए। ये कम तालियां हैं, इसीलिए शायद सरकार हमारी नहीं बात सुनती है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो सेब का ठेला लगाता है, उसकी पत्नी ने 5 दिन तक उसे अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया, कहीं कोई लोग भाषा के नाम पर उसे मार न दें। जिस दहशत को मुंबई इस समय जी रही है, शायद आप उसको महसूस करेंगे तो ज्यादा तालियों से बड़ी आवश्यक बात है। दिनेश भाई ने जोरदार तालियां। हाँ, यही कवि है जो सच उठा है। बहुत अच्छे भाई। मैं मराठी बोलूँ, मैं तो मराठी बोल लेता हूँ। अब हम तो चाहते हैं कि जब वो भी कुंभ मेले में आए तो अवधी और भोजपुरी बोलें। हाँ, गर्व की नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा। महिलाएं चुप हैं, बहुत बहुत बधाई। भगवान कसम बता रहे हैं हम आपको। ईमान, हम तो आपको हिमांशु भैया बताएं, हम रेमंड के प्रोग्राम में थे 3 दिन पहले, तो लोगों ने एक रेमंड का सूट दिया, फिर ज्वेलरी वाले के पास गए तो अंगूठी दिया। आज हम आपके पास हैं। तो सारे डायरेक्टर लोग मिलके एक फ्लैट अगर दे दें महाराज, इतने कम ताली में तो प्लाट का दरवाजों न मिले भाई। अच्छा है दिनेश भाई, अच्छा है। कोई टेंशन लेना नहीं। देखिए, मैं मुंबई में रहता हूं, इतनी पतली दीवारें वहां के बिल्डर बनाते हैं, इतनी पतली दीवार कि चुगली के लिए सास को दरवाजे के बाहर नहीं झांकना पड़ता है। वो इसी दीवार के सामने खड़ा होकर के बाजू में चुगली कर देती है अपने बहू की। चाय ने ठीक बनाई है, और वो सुन भी लेती है। एक दिन तो हिमांशु भाई, हम अपनी दादी को टांगने के लिए कील ठोक रहे थे, तो उस घर के दादाजी गिर गए। इतनी पतली दीवार होती है हमारे मुंबई में भाई साहब, मजाक नहीं करते। आप लोग अच्छा बना रहे हैं, घर अच्छा बनाइए, ऐसा घर बनाइए कि हमें लगे कि हम घर में हैं, हमें ऐसा न लगे कि हम डब्बे में, क्योंकि हम डब्बे में रहने वाले लोग हैं। जब आपके बीच आते तो आपको लगता है कि एक इंफा आपको घर देता होगा, बधाई के। हम ताली बजवा लेंगे, हम काम वही है। आपने तो ताली बजाने वाला बुलाया भी है। हम ताली बजवा लेंगे, कोई टेंशन लेना नहीं। बहुत मस्ती से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे दिनेश भाई, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हंसा उदा करके भेजूं। कोई तनाव बिल्कुल भी लेना मत आप लोग। मैं समझ, अब सोशल मीडिया पे हम लोग को सुनते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला बड़ा नहीं होता है, उसको लाइक कमेंट और शेयर करने वाला बड़ा होता है। आप शेयर करके हमको बड़ा बना देते हैं। पहले घर कैसे होते थे, हमारे पड़ोसी भी हमारे घर का हिस्सा होता था, लेकिन आज हम हमारे घर में ही न जाने कितने पड़ोसी रहा करते हैं भाई साहब। ताली बस हम भारतीय लोग हैं, आप तो प्रयाग के हैं ना। हम भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अच्छत फूल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो मुझे आप पर पूरा भरोसा कि आप ठीक से नहीं सुनोगे। मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। पहली टिप्पणी, पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं,
पिस्ता आदमी ही है। आह, क्या बाहीन बात की है भाई दिनेश भाई, बाबा अध्याय समाप्त हुआ। हाँ बस ये हुई बात। वाह, ये बात हम ला देंगे, टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल मैं, हाँ जितना बस इतनी बात, छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, पौधारोपण करने से दुनिया बचेगी। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूं, सही बात है। दोषारोपण से कुछ नहीं होगा। आप अब प्रयाग की क्या बात करें, प्रयाग का विद्यार्थी है भगवान। एक ट्रेन में हमारे यहाँ तो जानते हैं, जो प्रयाग से बंबई ट्रेन जाती है उसमें पानी बिजली के अलावा सब कुछ होता है, आदमी होता है। एक लड़का से, हमारे प्रयाग के लड़का से टीसी ने टिकट पूछा, टिकट, तो हमारे लड़का, प्रयाग के लड़का ने प्लेटफॉर्म टिकट दिया। तो टीसी बोला अबे ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। प्रयाग के लड़का ने बोला साहब अगले स्टेशन पे प्लेटफॉर्म हम ना उतरेंगे। क्या जवाब है भाई, वाह। हाँ, वो टेंशन में आ गया, वो दूसरे के पास गया, दूसरे से मांगा टिकट, टिकट दो बे, तो उसने 10 साल पुराना टिकट दिया। तो टीसी बोला तो हमारे खानदान में कोई पुरातत्व विभाग में है क्या, इतना पुराना संभाल के रखे हो, तुमको शर्म नहीं आता है, 10 साल पुराना टिकट लेकर के ट्रेन में चल रहे हो। उसके जवाब पे ताली आ जाएगी। प्रयाग का लड़का था, बोला साहब इस तुम्हारा डब्बा 20 साल पुराना है। वाह, हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया है इस पे? जब हम 20 साल पुराना डब्बा में सफर कर सकता है तो 10 साल पुराना टिकट क्यों नहीं चल सकता, हम जानना चाहता है। हम सही बता रहे हैं आपको। वो ट्रेन जब मुंबई पहुंचा तो टीसी का आत्मविश्वास फिर जगा। उसने फिर एक लड़के से टिकट मांगा, लड़का टिकट दिया, और टिकट लेने के बाद टीसी ने कहा ये तो लड़का का टिकट है, नाबालिग का टिकट है। लड़का बोला साहब जब हम प्रयागराज में बैठे थे तो हम नाबालिग ही थे, ये ट्रेनमा इतना लेट हो गया है कि अच्छा है। बंबई पहुंचने में हम बालिग हो गए हैं साहब, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अभी मेरे लायक हुए नहीं वो दोस्त जिस बात के लिए मैं जाना जाता हूं। देखिए माँ बाप में क्या अंतर है, एक लाइन का अंतर है। माँ 4 रोटी खिलाती है तो 2 गिनती है, और बाप 10 जूता मानता है तो 1 गिनता है। वह बहुत अच्छा भाई। इतना सा अंतर है। आप सुनिएगा, आपको आनंद है, क्योंकि कविता के मंच पर हैं, नीलोत्पल हैं, सारे बड़े लोग हैं। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और ऊपर वालों नीचे वालों हिंदुस्तान हाथ में रंग के रूप में तिरंगे में दिखने लगे तो एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला में। ये कविता का रंग है यार। बहुत अच्छे भाई दिनेश भाई, बहुत अच्छे बाबा। एक बार जोरदार तालियां। जानदार तालियां। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। इधर सांस अटक गया है हमारा। हम सही बताएं एके इंफ्रा वालों, अभी सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन किया, हमने भी 20 साल पहले सिंदूर ऑपरेशन किया था। आज तक हमला बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, एकदम दुश्मन की जैसा व्यवहार होता है। आप क्या समझोगे? ये नीलोत्पल भाई वगैरह बोले कि हम तुम्हारे घर आना चाहते, सुना तुम्हारा बड़ा नाम हो गया है। हमने कहा आ जाओ, हमारे घर आए। हमने बीवी से कहा देश का बहुत बड़ा गीतकार स्वयं श्रीवास्तव, नीलोत्पल, मृणाल, सारे लोग आ रहे हैं, घर में कुछ है? बीवी ने कहा सिर्फ दाल है। मैंने कहा दाल को दाल की तरीके से बना दे, दिमाग से खिलाएंगे। बोले कैसे खिलाओगे? मैंने कहा ये लोग आएंगे, डाइनिंग में बैठेंगे, बिस्किट पानी पिएंगे, खाने का वक्त होगा तो किचन में एक बर्तन पटकना धड़ाम। हम बोलेंगे क्या हुआ? बोलना रायता गिर गया। फिर एक बर्तन खीर गिर गई, सब गिरा देना। अंत में डांटूंगा कि सब गिरा दिया कि कुछ बचा भी है, तो कहना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूँगा ला वही 2-2 चम्मच खिला देते हैं। भाई साहब
ताली न फोड़ के आई तो बताना, ये सारे लोग आए, बिस्किट पानी पिया, खाने का वक्त हुआ, किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ? बीवी ने कहा सत्यानाश, दाली गिर गई। आह, भाग्य में होना चाहिए भाई, हाँ, और क्या, सही बात। भाग्य में दाल होनी चाहिए, तब आपको मिलती है, तब आप सुने जाते। अब देखिए मेरी शादी हुई, हम पैर अपने पिताजी के पास पहुंचे, दादाजी के पास, दादाजी का पैर छुआ। मैंने कहा दादाजी शादी हो गई है, पत्नी को कहाँ घुमाने ले जाऊं? बोले हरिद्वार ले जाओ। हमने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। बोले कुछ दिन ऐसा ही फील होगा तुझे, तू ले जा। अब हम ले गए हरिद्वार, तो रामदेव जी मिल गए। मेरे बीवी को रामदेव जी ने जो पहला योग सिखाया, अगर आप समझ गए तो मैं आपको अच्छा सुनाऊंगा। मेरे बीवी को सामने बिठाया, सामने बीवी और बीवी के सामने बाबा। बाबा ने बीवी को बताना शुरू किया, पूछा बेटी शादी को कितने साल हो गए? तो मेरी बीवी ने कहा बाबा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो। महिलाएं नोट करें, आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। क्या इशारा रे, जोरदार ताली भाई, क्या बात है। दिनेश भाई जिंदाबाद, वाह। वो आके हमारी अम्मा को करने लगी। हमने कहा सांस बोला, सांस सांस थोड़ी नहीं बोला बोला। है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना करेंगे। कल वापस जाऊंगी, कल वापस जाऊंगी। दूसरे दिन वापस ले गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा ये क्या करवा रहे हो तुम? हम भगवान कसम, कुंभ का मेला चल रहा था प्रयाग में, हम अपनी पत्नी को कुंभ के मेले में लेके आए। वो संगम में जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। अब वो बाबा के पीछे पड़ गई। बाबा एक इंफ्रा में जब मेरा पति आए तो खूब तालियों में मेरा सुना जाए। बाबा इतना पैसा मिले कि मैं भी दुनिया घूमूं। बाबा इतना यश दे दो कि दुनिया मेरे पति को गली मोहल्ले में पहचाने। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। अध्याय समाप्त हुआ। ताली बजानी है आप लोग, एक बार जोरदार ताली बजाओ, हम आपको अच्छा सुनाएंगे। आनंद लेना है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आनंद लो आप लोग, मजा आएगा आप लोगों को। मैं अरे आप तो, आपके यहाँ तो एम्प्लॉय होंगे हिमांशु भैया। एक एम्प्लॉय बॉस के पास गया, बॉस पत्नी को घुमाने के लिए छुट्टी चाहिए। बॉस बोला बिल्कुल नहीं मिल सकती। एम्प्लॉय बोला हुजूर हम समझते थे कि सबसे बड़े संकट के समय में आप ही साथ दोगे। हाँ छुट्टी नहीं पास करके साथ ही दिया है भाई साहब। मतलब कमाल के लोग होते हैं आप लोग, सच बताता हूँ कमाल। हम तो दुनिया घूमते हैं, लेकिन उत्तर बिहार का आदमी, अब देखिए ना बिहार उत्तर प्रदेश का आदमी का नेचर एक जैसा होता है, नेचर एक जैसा होता है। अब हमको नौकरी नहीं मिली कोरोना के बाद, तो हमने अरे भाई सही बताते हैं, IPS हैं आदरणीय नीलोत्पल भाभी, नीलोत्पल की श्रीमती जी हमारी क्या कहेंगे, हाँ बताओ, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, तुम लोगों को नाम तक याद है। FIR होगी बेटा, चिंता ना करो तुम। हाँ सही बताते हैं। हाँ क्या, हाँ मैं मजाक में बोलूँ, हमारे यहाँ फाग में मजाक चलता है। हमारे घर में एक शादी हुई, हाँ हमारी छोटे भाई की पत्नी की हमारे घर में भी शादी हुई, पड़ोस में, मतलब पड़ोसकन की शादी हुई। तो वो जेठ थे, तो जब उनकी भैया आई उनके पास पैर छूने, तो बहुत ईमानदारी से बोला खुश रहो, जिंदाबाद रहो, याद रखना 12 महीना में 1 महीना जेठ का भी होता है। वाह। अब बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे? फागुन का महीना था, किसी ने बुरा नहीं माना। हम सही बताएं, हम उत्तर प्रदेश को बहुत इज्जत करते हैं। उसका कारण है, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। अच्छा है। हाँ पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? जो अपने मन से जाता था तो किसी एक इंफ्रा का मालिक बनता था। हाँ, और जो नहीं जाता था मालिक उसको बुला करके सुनता था। हम सही बता रहे हैं। तो ऐसे मैं बताता हूँ भाभी, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। हमारी, आप लोग क्या अपने पति का इज्जत करोगी जो हमारी करती है? सही बताते हैं, अगर हमारी इज्जत करती तो आज हम घर होते कि नहीं? घर होते ना। जो इज्जत आप हमें यहाँ दे रहे हो, अगर घर मिल जाती तो कहाँ घाट घाट का पानी घूमते भाई साहब, यहाँ से बताइए। अच्छा आपको अपने घर मिल जाती
तो आप हमें सुनने क्यों आते भाई साहब? आपका अपना दर्द है, हमारा अपना दर्द है भाई साहब, इसमें कोई तनाव लेना नहीं। और ये महिलाएं, इनके साथ अगर आप शॉपिंग करने निकल जाओ तो आपको 4 धाम नहीं जाना है। भगवान कसम हमारी शॉपिंग करने गई, वो देखो, वाह, तू देखले है का भाई हमारे पत्नी के? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा अफेयर चला है इस आदमी का, इतना आय हाय चला रहा है। हम हाँ, ऐसा ना करो बाबू, हम हाँ हमको आज तुमको चाहिए तो आ जाओ हमारे यहाँ। हाँ 20 साल हो चुके हैं, हाँ कोई टेंशन नहीं। तो भाई सही बताते, हम लेके गए, साड़ी का शोरूम का इराक बना दिया उसने, ईरान बना दिया, सही बता, पूरा इधर उधर उधर। अंत में बोली वो जो कोने में है ना वो वाला निकालिए ना, तो वो बोला वो उससे हम पोछा लगाते हैं। हाँ ये महिलाओं का आदत। भजन में भी हिमांशु जी रहेंगे, भजन कीर्तन में भी रहेंगे ना, तो कीर्तन करते करते हरे राम कृष्ण ये साड़ी कहाँ से लिया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण रूपम से लिया है। हरे राम हरे कृष्ण कितने का लिया? 3000 का। ठग लिया। हरे राम हरे कृष्ण। माँ कसम बता, कीर्तन में भी जो साड़ी का भाव ताव कर ले, वो ये महिलाएं होती भाई साहब, मैं सही बताता हूँ, इनका कोई तोड़ ही नहीं है यार, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है भाई साहब। एक तो अभी कोरोना का हल्ला हुआ तो एक महिला मास्क लगा करके बाजार में बम्बई घूम रही, तो हमने कहा भाभी बधाई हो, कितना डर गई आप कोरोना से, अभी कोरोना आया नहीं। अरे बोले कोरोना के नहीं, लिपस्टिक खत्म हो गया है, लेने आए हैं भाई साहब। तो आप ऐसा मत माना करो कि धोखा अच्छा धोखा भाई, धोखा अच्छा दिनेश धोखा भाई। हो जाए। अच्छा हमको ये अंग्रेज, हमको ये अरे वाह। अमेरिका ले गया, अमेरिका। अच्छा है भाई। एक अंग्रेज आए, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हमारे घर में तुलसी माता का पौधा लगा था, हमने कहा यही हिंदुस्तान है। तुलसी माता का पौधा अंग्रेज ने उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी माता। अब हमारे अंदर का इलाहाबाद जागा, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हमसे बता रहे हैं आप लोग, आनंद ले लेना। अच्छा है भाई दिनेश भाई, बाबा। मैं कहता हूं एक इंफ्रा के लोगों, एक किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कुछ मत करो। घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसे एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। हमसे जीत जाएगा अंग्रेज, नीलोत्पल भैया जीत जाएगा स्वयं से। ये सबसे जीत कभी नहीं जीत सकता भाई। हिंदुस्तान भारतीय उत्तर, हम जब अरे एक दिन ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगलिया में एक बिंदी लगाया, तो हमने मास्टर से पूछा ये मास्टर साहब ये बिंदी का है? अरे बोले बेटा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? अरे बोले बेटा ये हिंदी का श्रृंगार होता है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये चाची ई का है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा हैं? फिर हम भाभी के पास कंफर्म किए, भाभी को बाबू ये भैया हैं। 56 इंच की छाती हो गई, ये महिलाएं हमें क्या सम्मान देती, माथे से लगाती। ताली तो ऊपर वालों आपकी भी आगे आएगी। हम शाम को जब वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुए पाए ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा कभी नहीं देखी हमने, कि हम सवेरे यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं, फिर भी आप ताली नहीं बजाते तो इज्जत तो खतरे में आ ही जाएगी ना भाई साहब। ये आनंद लेना, ये वाह वाह। ये हम गलत कहेंगे तो बताइएगा, गलत कोई भी बात हम गलत बोलेंगे तो हमको बताइएगा, कोई तनाव लेना नहीं। बच्चे हैं हम, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। क्या आप लोग तो पढ़े हैं ना, क्या मास्टर होते थे। आज 2G 3G है, 4G, हमारे टाइम में गुरु जी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे। और यादव लोगों, अरे यादव कौम, उसके कितना दिमाग दुनिया में किसी के पास नहीं है, मेरा दावा है। एक यादव के घर में चोर आया,
तो यादव जी ने 20 मिनट धोया, फिर पूछा क्या नाम है तेरा? उसने कहा राम लखन यादव। बोला पहले तू नहीं बताया कि तू भी यादव है? इतना नहीं मारते यार, तो कि जात भाई का मामला था यार। तो यादव जी थाने गए, बोले हमारे घर में एक चोर आया, घुसा है, चलिए पकड़ लीजिए। तो थानेदार ने पूछा कि तुम अकेले रहते हो यादव जी, वो चोरवा अभी होगा? अरे बोले साहब उसका पैर हमने रस्सी से बांध दिया है। तो यादव जी ने बोला हथवा का क्या किया? बोले साहब वो तो नहीं बांधे, भाग नहीं गया होगा? दरोगा ने, भाग नहीं गया? अरे बोले बिल्कुल नहीं भागेगा, वो भी यादव है। जो बात हमारे समझ में नहीं आई, हाँ, अच्छा ऐसा नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं। हाँ सही बात, सही ब्राह्मण है हम लोग। हमारे यहाँ यादव जी के बगल में एक ब्राह्मण की कुटिया। अब वो यादव की पत्नी रोज कहे हे सुनिए चलिए खा लीजिए, बनाई हैं। और पंडिताइन कहे चलो ठूंस लो। ऐसी पंडित, एक दिन पंडित ने कहा वो यादव कुल की है, देखिए अपने पति को क्या इज्जत देती है, कितने प्यार से बुलाती है, पाट लगाती है, उस पर एक कपड़ा डालती है, फिर ध्यान से थाली ला करके रखती है। तुमको पता है स्वाद भोजन में नहीं परोसने में होता है। पंडिताइन ने मान लिया। अब पंडिताइन ने कहा कि आज इज्जत देनी है हाँ पंडित को। तो लगी पीढ़ा खोजने, पीढ़ा मिला नहीं। तो एक गोईठा समझते हैं आप लोग, कंडी, खंडा जो बड़ा, वही लेके आई, रख दिया और उसके ऊपर एक चद्दर डाल दी और पंडित जी के पास गई। बोली हे पंडित जी आज हम यादव जी से प्रभावित हैं, चलिए ना खा लीजिए। पंडित जी बोले यार बड़ी इज्जत दे रही, आज ज़्यादा खाएंगे। गए, गोईठा में थी बिच्छी। जैसे बंटी जी बैठे वैसे बिच्छी का भोजन शुरू हुआ। तो पंडित जी पंडिताइन से बोले तू बेइज्जती से ही बुलाया कर रहे, इज्जत तेरे को सूट नहीं करती है भाई साहब। आप ताली बजा दे, एक कविता सुना देंगे। बहुत अच्छे हम भाई लोग, दिनेश हाँ, भाई। हाँ, हम लोग वाह। हाँ, नीलोत्पल भैया बहुत अच्छा आदमी, वो जानता वाह। है कविता क्या है और वो जानता है कि ठिठोरापन का है, मतलब जो नहीं समझ लीजिए, लेकिन सचमुच आपने अच्छा सुना है। अरे तुहार कन्नवा तो ढकल हो। हाँ, मतलब इनमें इनके घर में एक सुविधा होगी, जो इनकी पत्नी कंघी खरीदती होंगी उसी से दोनों का काम चलता होगा। पुरुष वाला कंघी लेना ही नहीं पड़ता होगा ना, एक एक यो झाड़ लेते हुई हैं। और इनके 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 खानदान में जू का जो इज्जत होगा, सम्मान मिलता होगा इनको। लेकिन एक कविता मैं आपके दर्द की सुनाता हूँ, शायद मुझसे आप जुड़ें। सीधे सीधे कविता सुनना, ऊपर वालों आपने सुना है, अच्छा सुना है। एक तो एक मिनट सुनिए, ए भाई हम कमजोर दिल का आदमी है। एक तो नीलोत्पल भैया ये हॉर्लिक्स नहीं पीते होंगे, इनका वजिया ईसन है। ऐसा लगता है कि ये दूध में आरडीएक्स पी करके कविता पढ़ते हैं भाई साहब। मतलब इतना इतना जबरदस्त बुलंद आवाज है ये, मतलब ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके अगर एक गीत सुना देना तो वो पीओके वैसा दे दे यार। बोले भाई साहब क्या सुनाया आप लोगों ने। और हम हास्य के कवि हैं मित्र, अच्छा लग रहा ना। हास्य का कवि पाकिस्तान को कैसे निपटाता है। एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे की किस्मत खराब, वो आधा पाकिस्तान में और आधा हिंदुस्तान में। ये हुआ निर्णय कैसे हो, तो हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा देख दोस्त, अंडे का अगर निर्णय होना है तो एक थप्पड़ मैं तुझे मारूंगा, अगर तूने बर्दाश्त कर लिया और नीचे नहीं गिरा तो अंडा तेरा, तू एक मारना, मैं खड़ा रहा, नहीं गिरा तो अंडा मेरा। हिंदुस्तानी सैनिक का जो मान था, जो डिमांड थी, वो मंजूर कर ली। इधर से बोला भाई बड़े भाई हम हैं, हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा बड़े भाई हम हैं, पहला चमाटा हम मारेंगे। ऐसा चमाटा मारा भाई साहब, छनछना गया एकदम, नीचे गिर गया। उठा बोला अब हम मारेंगे। हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा यार एक अंडे के लिए क्या मारपीट करना है। तू ले जा यार, हम एक अंडे में निपटाने वाले लोग हैं, एक डंडे में निपटाने वाले लोग हैं, एक तिरंगे से निपटा देने वाले लोग हैं, कुछ तालियों से निपटा देने वाले लोग हैं। हमें हिंदुस्तान का जिद डाला है। हाँ, तब आप कविता सुनिएगा मेरी माताओं बहनों। इस देश आज इस प्रांगण में, हॉल में, एके इन्फा के इस प्रोग्राम में कितने लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा खानदान, मेरा परिवार
मोबाइल के मिस यूज से परेशान है, जरा हाथ उठा दें वाह, तो मुझे बहुत लगेगा सही, बहुत कितने सही। लोगों को लगता है कि मेरे खानदान में ऊपर भी है कोई, आहा है, बहुत लोग हैं। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया वो लोग ताली बजाएंगे। अब कविता शुरू करता हूं। मेरा स्वागत। दावा ये सामने जो बैठे हैं अच्छा लगेगा, सुनिएगा। स्वागत। दिनेश बावरा मुंबई से आकर के एक कविता सुना रहा है कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। एक दिन इजराइल और ईरान का युद्ध देखते हुए मेरी बीवी ने बोला, जब इनको एक ही साथ रहना है तो लड़के क्या फायदा। मैंने कहा यही बात मैं तुझे 20 साल से समझा रहा हूं। जब एक ही साथ रहना है तो लड़ करके क्या फायदा। क्या बात है भाई, वाह दिनेश भाई, वाह। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। बहुत हाय अच्छे भाई। हाय, जितनी तालियां आई हैं बहुत आपने अच्छे हिम्मत भाई, दे दी बहुत है। अच्छे इस दुनिया भाई। को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में न चीन, न अमेरिका, न इजराइल से, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा, प्रयागराज के लोगों, बिहार के लोगों, पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था। घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। अरे क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। क्या कविता है भाई, वाह वाह दिनेश भाई। धन्यवाद। क्या मुझे आशा दिनेश नहीं थी भाई, कि इतनी ताली समय के मिलेगी यहाँ सच को पर। रेखांकित मुझे कर दिया भरोसा है। नहीं था कि ये आशीर्वाद बहुत देगा। अच्छे दिनेश भाई। क्या? अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है। एक पंक्ति आ रही है दिनेश बावरा का, गंगा मां को कहीं न कहीं साक्षी मान करके चैलेंज देता है कि अपनी तालियां जरा रोक करके दिखाना, क्योंकि आप रोज ये घटना जी रहे हो। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दिनेश भाई जिंदाबाद, वाह। इसने, नीलोत्पल भाई, स्वयं भाई, इसने छीना बात है, है, वाह। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। दुनिया दुनिया दुनिया, फिर एक लाइन, क्योंकि यहां पर ऑक्सफोर्ड है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है। पहली लाइन सुने, अगर अच्छा लग जाए मैं ताली अब नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी कविता में आपने खूब इज्जत दी है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। मेरे पिताजी जब एक दुकान में, जब ये मोबाइल नहीं था, राशन लेने जाते थे तो राशन देने वाला हालचाल पूछता था कि बिटिया कौन सी क्लास में गई, बेटे की कैसी पढ़ाई चल रही है। फिर मैं जाता था तो वो मेरे पिता के बारे में पूछता था कि बाबूजी राशन लेने नहीं आए, यार आप बताओ कि पिताजी क्यों नहीं आ रहे। तबीयत तो ठीक है। पहले के लोग, हिमांशु जी जो आप कर रहे हैं, पहले के लोग व्यापार नहीं करते थे, परिवार बनाते थे, जो कि आप बना रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा प्रोग्राम कर पाए हैं आप। बहुत अच्छी बात है भाई।
व्यापार और परिवार का सामंजस्य ही दुनिया में सफलता है। तब आपके दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं, हम माने या ना माने हम लोग थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये एके इंफ्रा के इस आयोजन में नीलोत्पल मृणाल से लेकर के दिनेश बावरा तक सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी भाभियों, मेरी बेटियों, एक दिन घर के आंगन में बैठ के जरूर सोचना कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन कर करके मैं अपनी जगह ले रहा हूं। मेरी कविता अगर आपके भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होने वाली है तो सफलता का आभास पूरे मंच को कराइएगा। एक एक शख्स का हाथ खड़ा देखना चाहता है। दिनेश बावरा, अगर आपको मेरा बताया जाने वाला नुस्खा ठीक लगे तो, अन्यथा एक भी ताली नहीं मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन एके इंफ्रा के इस हॉल में बैठे लोगों से इतना सा है, सावधान हो जाना कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत अच्छे दिनेश भाई, बहुत अच्छे।